जो प्योर पानी होता है ना, प्योर वाटर जिसे हम कहते हैं डी आयोन सल्यूट पार्टिकल एनी काइंड प्योर वाटर ओनली H2O, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें से बिजली इतनी जल्दी से नहीं गुजरती जितनी जल्दी से सल्यूट पार्टिकल अगर मौजूद हो तो उसमें से गुजरती है। इसे कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बैड कंडक्टर है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम पानी के पास मौजूद नहीं होता। यानी कि कोई आयन चाहिए कि आयन एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, कोई सोर्स चाहिए इसे। लेकिन प्योर वाटर के अंदर देयर इज कैन यूज टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अगर हम किसी तरीके से पानी के अंदर वो सोर्स पैदा कर दें, कैसे पैदा किया जा सकता है वो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते, सॉरी, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अब दो लोन पेयर की वजह से ऑक्सीजन में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी ऐसे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर तो नहीं, डोनेट कर सकते हैं कि उनमें कोई बॉन्ड बन जाए, जिसके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा तो जो ऑक्सीजन का एटम है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन अराउंड द ऑक्सीजन एटम कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एजेंट आ जाए जो उस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को या कोई भी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग जो एलिमेंट उसके इर्द गिर्द आया है तो वो उसको डी अटैच कर सकता है। आपने कभी पुराने जमाने में या अभी भी लोग करते हैं, अगर एक जगह बना लेते हैं, 5-10 बंदों की कतार बना लेते हैं, उस कतार का काम ये होता है कि एक एंड पे ईंटें पड़ी होती हैं तो वो उठाता है तो फौरन वो ईंट दूसरे एंड पे चली जाती है। इस सूरत में कोई चीज मूव नहीं करती, कोई चीज मूव नहीं करती, बंदे मूव नहीं करते, बंदे वहीं पे खड़े रहते हैं। लेकिन ईंट जो होती है ये इतनी जल्दी होता है कि अगर हम कंपेयर करें कि एक बंदा 2-4 ईंटें उठा के एक जगह से दूसरी जगह जाए, उससे जल्दी ये ईंटें दूसरी जगह पे पहुंच जाती हैं अगर कतार की फॉर्म में कर दिया जाए। ये जो अमल होता है ना, ईंट का एक जगह से दूसरी जगह जाना इन अ फास्ट वे, ये टाइम को बचाता है। वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर आयन पैदा कर दें जो इस तरह के आयन हों कि वाटर के मॉलिक्यूल वहीं पे रहें,
लेकिन वो आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए तो वो मच फास्टर काम करता है कि अगर हम उसमें साल्ट डिजॉल्व कर दें। इस फिना होपिंग का नाम देते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं प्रोटॉन होपिंग या हाइड्रोजन होपिंग इन द केस ऑफ वाटर। शेयर करता हूं एक स्लाइड, किताब का पेज है, उम्मीद है सारे बच्चों को नजर आ गया होगा। ये है जी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मैंने पहले बताया था कि पानी के अंदर आयोनाइजेशन नहीं होती जब तक हम उसमें कोई एजेंट ना डाल दें, सॉल्वेंट ना डाल दें। अब जो सॉल्वेंट जितना ज्यादा जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा उतना वो स्ट्रांग सॉल्वेंट होगा। वो सॉल्वेंट एसिड हो सकता है, वो सॉल्वेंट कोई बेस हो सकती है, वो सॉल्वेंट कोई साल्ट हो सकता है। अगर हम एसिड और बेस की बात करें तो वो एसिड या वो बेसिस जो जल्दी आयोनाइज हो जाएं ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर वो जितनी देर से होंगे वो उतने ज्यादा वीक होंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर किसी तरीके से हम एक ड्रॉप कोई एसिड का डाल देते हैं तो एसिड का मतलब है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन एक ज्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन उस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड नजर आ रहा है। बार क्यों आप ज्वाइन करते हैं? ये देखें कि ये एक लेयर बनी हुई है, जिस तरह मैंने कितार का जिक्र किया था कि इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन खींच सकता है क्योंकि इसके पास भी दो लोन पेयर पड़े हुए हैं। ये हाइड्रोनियम आयन बना हुआ है। तो इस ये हाइड्रोजन इसके दरमियान में एक बॉन्ड शो करेगा, ये हाइड्रोजन इसके बॉन्ड में एक बॉन्ड शो कर सकता है, ये इसके दरमियान में, ये इसके दरमियान में, ये इसके दरमियान। तो ये जो प्रोटॉन है ना, ये जो प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अटैच हो गया है, प्रोटॉन अटैच हो गया है, तो ये प्रोटॉन एक होप पैदा करेगा, एक होप इतनी तेजी से पैदा करेगा कि जो एंड वाला वाटर का मॉलिक्यूल है वो उसके दरमियान में एक बॉन्ड बनता है और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे महसूस होता है। इसका मतलब है कि ये जो कैरिंग है हाइड्रोजन आयन की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये बड़ी जल्दी होती है एज कंपेयर टू यहाँ से एक सोडियम का एटम माइग्रेट करे, करंट को लेके आए, इस जगह पे आए। तो ये जो माइग्रेशन है ये स्लो होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन होपिंग। इस फिनोमिना को हम केमिस्ट्री की जुबान में हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज प्रोटॉन होपिंग। मैं फिर बता देता हूं कि हल्का सा कोई भी हाइड्रोनियम आयन किसी तरीके से हम पैदा कर दें कि उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएं, एक ही हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाए, ये दो चार आयन ज्यादा हो जाएं, तो कुछ वाटर के मालिक्यूल के या एक वाटर का मालिक्यूल अगर हम एग्जांपल लें तो उसके दरमियान में, क्योंकि ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर बिकॉज ऑक्सीजन हैज टू इलेक्ट्रॉन पेयर वेकेंट जो कि किसी के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर इन टोटल पॉजिटिव चार्ज आता है नाउन एज हाइड्रोनियम आयन। अब
ये जो अगला वाटर का मॉलिक्यूल है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अगला वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें भी ऑक्सीजन है, ये इसको खींचेगा, 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 ये इसको, और एट द एंड जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो ये माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, दिस इज नाउन एज प्रोटोन होपिंग। अब अगर ये बताया गया है कि कैसे प्रोटोन होपिंग करते हैं एक रिएक्शन के थ्रू, जब भी हम कोई साल्ट हल करें, सोडियम का साल्ट, पोटाशियम का साल्ट, या उसके साथ कोई भी क्लोराइड अटैच हो, तो वो इतने तेजी से माइग्रेट नहीं करते जितनी तेजी से हाइड्रोनियम आयन माइग्रेट करता है। The movement of the hydronium ion and hydroxyl ion in the electric field is enormously fast compared with the other ions such as sodium, potassium, chloride, क्योंकि ये अकेले ने चलना है और दूसरे एंड पे जाना है। हाइड्रोनियम आयन होपिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन की मूवमेंट तेज होती है एज कंपेयर टू, इसको मैं आमतौर पे कोरिलेट करता हूं कि अगर एक बंदा ईंटें खुद उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, या नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल हैं वो लाइन में खड़े हो जाएं, तो वो ईंटों को लेके जाएं, बंदे थकते भी कम हैं और ईंटें जल्दी भी पहुंच जाती हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो कोई भी साल्ट या एसिड या बेस हम पानी में हल करते हैं, तो आप कह लें कि ये ए है, ये बी है, यानी कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए हल करें, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगी कि इक्विवेलेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाए, यानी कि उसमें रिएक्टेंट कम हो जाएंगे जो चीजें हमने हल की है, और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो के इक्विवेलेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। जितनी के इक्विवेलेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा। बात फॉलो किया बच्चों के नहीं? सर यस रिपीट सर। कर सर रिपीट कर दें। बच्चे, अगर हम ए और बी ये रिएक्टेंट हैं, सी और डी ये प्रोडक्ट हैं, तो के इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन, ये जो कोस है ये कंसंट्रेशन है, ये मोल पर लीटर होता है, डी कंसंट्रेशन है इसकी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएंगे तो इसका मतलब है ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। एक मिनट, हाँ जी बच्चों, कि जितने प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे इसके हो गया प्रोडक्ट के अंदर,
तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इक्विवेलेंस ज्यादा हो जाएगा। जितने ये डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, तो ये कम हो जाएगा। ये मसलन अगर हम यहाँ पे 10 रखें, उसको डिवाइड करें 2 पे, तो आंसर आएगा 5। यहाँ पे 10 रखें, नीचे 5 डिवाइड कर दें, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो जितने रिएक्टेंट ज्यादा होंगे उतना आंसर कम होगा, जितने प्रोडक्ट ज्यादा होंगे उतना आंसर ज्यादा आएगा। तो के इक्विवेलेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम HCl को हल करते हैं पानी के अंदर, तो वो सारे के सारा आयनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड आयन बन जाएंगे। तो इसका मतलब है वो ज्यादा जितनी जल्दी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, स्ट्रांग होगा। इसीलिए कहते हैं कि एसिड ये स्ट्रांग एसिड है। और अगर जितना कम होगा उतना ये एसिड उसकी वैल्यू, उसकी स्ट्रांगनेस कम होगी। ठीक है बच्चों, आप इसे एक दफा रीड कीजिएगा, अगर ना समझ आएगा फिर भी पूछ लें आप, कोई मसला नहीं है। अगर हम बात करें वाटर की सूरत में, ये जरा ध्यान से देखना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। के इक्विवेलेंस को अगर हम देखें तो ये होता है प्रोडक्ट क्या बने हैं इसके, हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं, H2O है वाटर की कंसंट्रेशन। अगर हम अज्यूम करें कि जितने, ये तो हमें पता है कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल बनेंगे। एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सल, दो होते हैं, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोक्सल। कभी ये नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन का वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो तो दो हाइड्रोजन बने और 3 हाइड्रोक्सल बने, नहीं, इक्वल नंबर, सेम अमाउंट होगी उनकी, कंसंट्रेशन ऑलवेज सेम इन आयन की आपस में। इट मीन the always the hydrogen ion become equal to the hydroxyl ion। ये बात जहन में रखनी है। अब जो केमिस्ट कहते हैं कि प्योर वाटर की सूरत में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बहुत कम बनते हैं, और कैलकुलेशन के बाद उन्होंने ये कहा कि जो हाइड्रोक्सल आयन है या हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोक्सल आयन है या हाइड्रोक्सल आयन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर वो होती है 1 × 10⁻⁻⁷। तो जरा ना
जी बच्चों, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कहते हैं जी ये 1 × 10⁻⁻7 होती है, यानी कि बहुत कम चांस है कि हाइड्रोजन आयन इतने कम बनते हैं प्योर वाटर के अंदर। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बेसिकली होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। अब इसके बारे में कहा जाता है कि वाटर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कैसे मालूम करें, कि पानी के अंदर हमने कोई चीज डिजॉल्व तो नहीं की हुई, तो उसकी कंसंट्रेशन मालूम करने का उन्होंने तरीका कहा है कि अगर हम 1 लीटर पानी लें तो वो उसका मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम/लीटर, ये उसका गिवन वेट है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें कि गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये जो मॉलिक्यूलर वेट है और गिवन वेट है ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है। अगर हम इनको डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद इसका वेट आता है 55.5 के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो 55.5 मोलर है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि कंसंट्रेशन हमने वाटर की कैसे मालूम करनी है। वो वाटर की कंसंट्रेशन मालूम करने का तरीकाकार ये है, ये सारे का सारा जो हम इक्वेशन कर रहे हैं ये ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड हो। वाटर की कंसंट्रेशन है वो मालूम करने का तरीकाकार ये है कि जितने वाटर के जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसको एटॉमिक उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ डिवाइड कर देंगे तो उसकी कंसंट्रेशन निकल आएगी। गिवन वेट कैसे आता है कि हम अज्यूम करते हैं जी हमने 1 लीटर पानी लिया है, तो 1 लीटर पानी का मतलब है उसमें 1000 मिलीलीटर होंगे या मिलीग्राम होंगे, तो हम कहेंगे 1000 ग्राम/लीटर, ये स्टैंडर्ड हमने अज्यूम कर लिया कि 1 लीटर 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 लीटर के अंदर 1000 ग्राम, इनको डिवाइड किया तो 55.5 मोलर इसका वेट आ गया। तो अगर हम इसको लें तो ये आए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय 55.5 मिलीमोलर। ये हम दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन कम है क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो, बहुत कम चांसेस है। तो ये 55.5 मोलर इंटू के इक्वलेंस इज इक्वल टू के प्लस ओ के। अब मैंने कहा था कि इसकी जो कंसंट्रेशन है बेसिकली 1.5 इंटू 10⁻⁻7, बहुत कम इसके मॉलिक्यूल डिवाइड तकसीम होते हैं, आयोनाइज होते हैं, तो ये दोनों की इक्वल होते हैं, तो 1 × 10⁻⁻14 इसका आंसर आता है। अब अगर हम 10⁻⁻14 करें तो ये हम फिर इस तरफ ले आए तो के इक्विवेलेंस की वैल्यू निकल आती है। ये के इक्विवेलेंस ये होता है 55.5, ये इसका आंसर आ जाएगा 1 का करके देखें 1 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 55.5, डिवाइड करो बच्चों, कोई एक बच्चा डिवाइड कर दे। कोई -14 को आपने डिवाइड करना है 55.5 को, या सिंपल 1 को डिवाइड कर दो 55.5 पे।
सर 0.01 0.01 नहीं बच्चे, सर अगर 1 को डिवाइड करें हाँ तो 0.01 आएगा। फिर अगर इसकी पावर को करें तो फिर 1 × 10⁻⁻16 आएगा। 1 × 10 रेज, नहीं बच्चे पावर -12 कर रहे हैं 1 × 10 की रेज पावर -14 डिवाइडेड बाय 55.5 करें। सर 1.8 10⁻⁻16 आता है। ये वाला आएगा, ये जो है ना, ये मैंने हाईलाइट 0.01 किया है, के है। बाद एट भी है ना, तो वो फिर रेफरेंस पॉइंट लगा के अरेंज हम्म। करेंगे तो ये 1.8 10⁻⁻16 आ जाएगा। समझ आ गई जी, ये आ जाएगा। अब इसका मतलब है के इक्विवेलेंस की वैल्यू क्या आ गई, 1.8 × 10⁻⁻16 आ गई, ये के इक्विवेलेंस की वैल्यू। इसका मतलब है अगर हम के इक्विवेलेंस 1.8 × 10⁻⁻16 तो देखो आंसर क्या आएगा। ये देखो ना, ये 55.5 की इक्विवेलेंस की वैल्यू हमने निकाल ली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1.0 10⁻⁻14 आता है। -14 आ गया। तो ये 1 पॉइंट इंटू 1.0, इसका मतलब ये है कि ये इसके जो प्रोडक्ट है ना, इसका प्रोडक्ट है जिसे हम के डब्ल्यू कहा था, उसकी वैल्यू ये आ गई है। मैंने पहले स्टार्ट में कहा था जितने ही हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। इसका मतलब है इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, या इधर हाइड्रोक्सिल आयन को स्क्वायर रूट कर देंगे, इधर भी स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे कि एक जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन 1 × 10⁻⁻17 होंगे, और वो भी 1 ⁻⁻17 होंगे। ये आ गया। सर एक क्वेश्चन है। जी बच्चे। सर आपने अभी पहले बताया था कि जो वाटर है वो खुद से आयोनाइज नहीं होता जब तक हम उसमें एसिड या बेस ना डालें। जी बिल्कुल। तो अभी ये जो हमने सारी कैलकुलेशन की है इसमें हमने ना एसिड डाला है ना बेस। है कि चांस बहुत कम होते हैं। मैंने कहा थी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आयोनाइज नहीं होता वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती रहती है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके साथ दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बॉन्डिंग कर लेता है। जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, आपस में ये आपस में आयोनाइज नहीं होते। लेकिन अगर ये आयंस बनने के चांस है ना, चांस है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो बहुत कम चांस है। कितने चांस है, 10⁻⁻14% चांस है। 1 × 10⁻⁻, यानी कि अगर 1 लीटर पानी हो तो उसमें बहुत कम चांस है कि वो एक मॉलिक्यूल उसके ऊपर आयंस आ। तो वो उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इस पॉसिबिलिटी की बिना पे, इस इक्वेशन की बिना पे उन्होंने फिर पीएच स्केल डिजाइन की थी, और फिर बाद में एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे अप्रूव भी किया था। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये थ्योरेटिकली है। जब ये बनाई गई थी ये थ्योरेटिकली बनाई गई थी, प्रूव किया था कि हम पीएच स्केल ऐसे डिजाइन करेंगे, और ऐसे डिजाइन हुई थी। बात समझाएगी कि नहीं बेटा? यस सर, कि क्लियर है। इसमें ये आयोनाइज होने का मतलब ना होने के बराबर है। ये आयोनाइज
मैंने उस लेक्चर में भी पहले भी स्टार्ट में कहा था कि पानी इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी कौन सा? जो प्योर वाटर हो, दूध ना हो, जिसकी वजह से आयंस बन सके, कोई एसिड शामिल ना हो, कोई बेस शामिल ना हो, तो उस सूरत में इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए उन्होंने 10⁻⁻7 या प्रोडक्ट की फॉर्म में 10⁻⁻14 चांस कहे हैं कि इतने कम चांस हैं कि वो आयोनाइज हो जाए। हाँ जी, आपने पॉइंट यस सर, क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसको बेस लेके बच्चों पढ़ेंगे कि पीएच स्केल कैसे डिजाइन की जाती है। तो इसका मतलब है मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया है। काइंडली आप एक दफा ना ये कोशिश किया करें कि लेक्चर लेने के बाद, क्योंकि लेक्चर में कुछ जर्नल सा भी देता होता हूं, तो आप एक दफा इसे रीड आउट कर लिया करें। जहां पे इससे पीछे पीछे जहां पे कैलकुलेशन आनी है, वो यहां से आगे आपने तमाम जो इक्वेशन है, तमाम चीजें साथ साथ करनी है। ठीक है जी बच्चों, अटेंडेंस लगा लेना और अपने पास सेव कर लेना। और किसी का कोई सवाल? चलें जी, फिर हैव अ नाइस वीकेंड। अच्छे